नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात लोकसभा के रण में आखिरी चरण में दिग्गजों के दम की, चुनावी तरकश में बयानों की तीर की और बयानों में भाषा की मर्यादा की। जी हां, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव के आखिरी चरण में पीएम मोदी की सीट के साथ ही कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला भी होना है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी इस चुनाव में अच्छी खासी दिखाई दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने जनसभाएं हो या रोड शो हो या रैलियां बीते 3 महीनों में जमकर जोश दिखाया है। 2024 के चुनाव में राजनेताओं के बयानों में भी खासी सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ बयान ऐसे भी रहे जिन पर विवाद भी रहा और घमासान भी मचा। बयानवीर फिर चाहे पीएम मोदी रहे हों, उनके नेता हों या फिर विपक्ष के महारथी, सबने अपनी अपनी चाल चली और बयानों के जरिए चर्चाओं में बने रहे। बयान फिर चाहे वो आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की बात हो, परिवारवाद पर बात हो, मंगलसूत्र और विरासत को लेकर दिया बयान हो, वोट जिहाद की बात हो या फिर हाल ही में दिया गया मुजरा वाला बयान, बयानों का जोर जमकर चल रहा है। अब आखिरी चरण की लड़ाई तो हाल फिलहाल मुजरे पर आई है। विपक्ष पीएम मोदी को घेरने में लगा हुआ है, बयान पर घमासान मचा हुआ है। हम जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, आखिरी चरण मुजरे पर रण में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। 4 जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का रण अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। अब तक 6 चरण में 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें चरण में 8 राज्यों की बची 57 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में पीएम मोदी की वाराणसी सीट के साथ ही अन्य हाई प्रोफाइल सीटों पर भी चुनावी रण भीषण हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की धार और तेज हो गई है। बयानों का जोर चुनावी शोर में अपने चरम पर है, जिनको लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। 4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर बवाल हो गया है। विपक्षी नेता पीएम मोदी के भाषण पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि उनकी असलियत दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री बौखलाहट में आ गए हैं। वो भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं और इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आखिर आगे वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री के पद को इतना गिरा चुके हैं, पद की मर्यादा नहीं रखी, पद की गरिमा नहीं रखी।
प्रधानमंत्री के बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही अन्य नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हार देखकर मोदी जी घबरा गए हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम को पद की गरिमा रखनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम की भाषा की मर्यादा और सीटें दोनों गिर रही हैं। तो ये बिहार के लोगों के लिए वो अपमानित है। अगर वो चाहते हैं यहाँ के लोग उनको अंदर भी नहीं आना देना, तो ये जो एक प्रधानमंत्री राज्य के बारे में एक काम ऐसा बोलते हैं, तो इट इज वेरी बैड एंड इट इज इंसल्ट टू द स्टेट। देयरफॉर ही शुड नॉट यूज सच लैंग्वेजेस। हम तो ये चाहते हैं, और एक अच्छे जगह पे है वो, अगर इस तरीके से बिहेव करे तो कोई इसको पसंद नहीं। गौरतलब है कि बिहार की एक सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का भी मजाक उड़ाया और कहा कि एलईडी बल्ब के युग में वो लालटेन लेकर घूम रहे हैं, जिससे केवल उनका घर रोशन होता है, जबकि पूरे बिहार को अंधेरे में रखा जाता है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती लगातार तीसरी बार पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इलेक्शन के आखिरी चरण में न सिर्फ प्रचार धुआंधार है, बल्कि बयानों का जोर भी जमकर चल रहा है। हालांकि अब ना तो 1 जून आखिरी चरण के चुनाव में ज्यादा वक्त बचा है और न ही नतीजों की तारीख 4 जून में। ऐसे में देखना होगा कि किसकी जुबान, किसके बयान, किसकी बोली, किसकी भाषा 2024 के चुनाव में क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आखिरी चरण मुजरे परण, अगर देखें तो 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब आखिरी चरण है जिसमें 57 सीटों पर मतदान होना है। अब आखिरी चरण से पहले जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं, उसमें जो बयान चल रहे हैं, इसका असर कितना होगा ये भी देखना होगा। लेकिन अब मुजरे शब्द पर यहां पर घमासान छिड़ गया। चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से नवीन मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से शान खान जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से आरपी राजन जी, आप नेता दिल्ली से अपूर्व मिश्रा जी, आरजेडी नेता बिहार से संजय सिंह यादव जी, टीएमसी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से एहतेशामुल हक जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले आरपी श्रीवास्तव सर, आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं पहले किसी प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा तो सब अपनी अपनी पार्टी की बातें करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहां पर ये बयानों के तीर लगातार सब तरफ से चल रहे हैं, लेकिन मोदी की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया मुजरा, इसको लेकर विपक्षी पार्टी लगातार घेर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, आरक्षण, जो कि बड़ा मुद्दा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। इंडी गठबंधन कह रही है कि अगर बीजेपी 400 पार कर लेगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं इसको लेकर बीजेपी के नेताओं, मोदी ने भी लगातार इसमें पुरजोर आरोप लगा रहे हैं कि जो एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण है वो उसका हिस्सा मुस्लिमों को दे रहे हैं। तो इस मुजरे शब्द को लेकर इस मुद्दे के साथ जो जोड़ा गया, आपको क्या लग रहा है कि इसका जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही वो जा रहा है, या फिर ये शब्द भारी पड़ गया है? देखिए क्या है, निश्चित रूप से जब भी अभी पिछले दिनों में जो बयान देखे गए हैं, जिस स्तर पर बयान दिए जा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इवन प्रधानमंत्री जी ने भी कई मुद्दों पर हर चरण में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा बयान आया है जिस पर काफ़ी चर्चा हुई है और मीडिया से लेके लोगों में प्रतिक्रिया आई है। और ये जो अंतिम चरण का चुनाव है जिसमें इस शब्द का, देखिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस मुजरे शब्द का प्रयोग जिन चीज़ों के लिए किया है उसका संदर्भ कुछ अलग है, लेकिन सवाल ये शब्द क्या है, शब्द के मायने क्या है। देखिए इसके अलावा और भी शब्दों का चयन हो सकता था, लेकिन चूंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात कहते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो जनता से कनेक्ट हो सकता है कि इस शब्द का उपयोग इसलिए किया गया हो। लेकिन बाद में जो हम देख रहे हैं, इस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, आपने अभी दिखाया भी विपक्ष की ओर से, ये सारी प्रतिक्रिया जो आ रही है उस शब्द को लेके है, न कि मोदी जी के संदर्भ को लेके आई है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर इस तरह के शब्द अगर आए हैं तो उस पर तो स्वाभाविक है कि विपक्ष उस पर हमलावर होगा। जहाँ तक पिछले बयानों की तरफ आप देखेंगे, वहाँ भी इस तरह के कई एक मुद्दे आए, मंगलसूत्र आया, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान, मतलब जो भी चरण थे। लेकिन ये जो अंतिम चरण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास
जो है काफ़ी सीटें हैं, और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 80% से ज़्यादा सीट इन्हीं के पास है। तो और प्रधानमंत्री जी खुद बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो जनता को एक तरह से कन्विंस करने के लिए, आप जो आरक्षण की बात किया हुआ आपने, आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले जब 400 पार का नारा आया था तो विपक्ष हमलावर हो गया था कि संविधान बदलेंगे, ये सब इनके वो थे, इसके अलावा आरक्षण समाप्त कर देंगे। लेकिन जो 5वें के चरण के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से काउंटर कर रही भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कि हम आरक्षण हम नहीं हटने देंगे, और उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया, एक जो है धर्म विशेष या एक समाज विशेष की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया। तो उसका मतलब यह है कि वोटों का कहीं न कहीं से ध्रुवीकरण किया जाए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा इस शब्द के मतलब अर्थ को लेकर के नहीं बल्कि संदर्भ को लेकर रही है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा जो है अभी भी मौजूद है। बिल्कुल नवीन जी, देखिए जिस तरह से श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि संदर्भ तो इसका बिल्कुल एक अलग होगा, लेकिन शब्द को लेकर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनको सुना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके शब्दों को भी सुना जाता है कि किन शब्दों के संदर्भ के साथ वो बोल रहे हैं। और मुझे लगता है वो सिर्फ ऐसे उन्होंने कहा नहीं है, इसके पीछे शायद बहुत सोचते होंगे कि वो कोई भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। लेकिन यहां पर ये शब्द वाकई थोड़ा सा मुझे लगता है अगर कोई भी सुनेगा उसको अटपटा तो लगेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर मुजरा शब्द की बात होती है तो उसके पीछे क्या वजह रहती है और उसके क्या ख्यालात रहते हैं उसमें। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है आपका संदर्भ जो भी था, मुद्दा जो भी था, लेकिन शब्द यहां पर जरूर थोड़ा सा ऐसा हो गया कि कोई भी सुनेगा उसे लगेगा कि ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? तमाम जो मेरे पैनल पे बैठे हुए मित्र हैं और जितने भी हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे, मुझे लगता है कि दुनिया के ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको की ऑपोजिशन के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, या कांग्रेस के लोग, जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम किया है और जिस ढंग से गाली और भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया है, निश्चित तौर पे भाजपा का बहुत बड़ा विषय है और देश इसकी निंदा करती है। यही कारण है कि जो अपोजिशन प्रधानमंत्री को जितना गाली देती है, भारतीय जनता पार्टी उतनी स्पीड में बढ़ रही है। एक गांव में बड़ी अच्छी कहावत हमारे बिहार में। नवीन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना, या फिर मुझे लगता है कि जो बिल्कुल उसका जवाब दे ठीक है, आप भी शायद अपनी तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपने सवाल तो मेरा सुना होगा। नीरज जी मैं उसी जगह पे जा रहा हूं। ठीक है, भागीरथ नाम है, मुझे वाले शब्द पे जा रहा हूं, मैं उसी शब्द पे जा रहा हूं। घास को आप जितना काटेंगे घास उतनी तेजी से बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द बोल के किसी का अपमान करने का काम नहीं किया है। भाषण के दौरान कुछ उत्पत्तियां आई थी, उसमें उन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल के जो वातावरण मिल पा रही है। ठीक है नवीन जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू कीजिए। कांग्रेस के राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी के द्वारा, अब तो देखा हूं मैंने, कल का बच्चा है तेजस्वी यादव और उनके द्वारा, देखिए लालू यादव के भाषा को पूरे देश में देखा है। अब तेजस्वी यादव की जिस भाषा प्रधानमंत्री के ऊपर में, नवीन जी आप तेजस्वी यादव की बात कर उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद थोड़े से कुछ आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद कम से कम राजनीति में तो नहीं होना चाहिए, उनके लिए तो नहीं होना चाहिए जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के। भागीरथ मैं फिर से आपको नाम बता दूं, भागीरथ नाम है क्योंकि यहाँ पर शब्दों को लेकर ही हम यहाँ पर चल रहे हैं। अगर मेरे नाम के शब्द का इस्तेमाल गलत करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। भागीरथ नाम है मेरा। भागीरथ जी मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रगल करके उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना और एक कोटे के अंतर्गत में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना, दोनों में बड़ा फर्क है और देश देख रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी बड़ी पुरानी है, कम से कम सम्मान तो आपकी पार्टी की तरफ से होना चाहिए सभी का ना। बिहार के अंदर आज पूरे बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जनाधार खो दिया है। जिस माई समीकरण के बल पे उनका टूट गई है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो है ऑलरेडी दूसरे तरफ उन्होंने मतदान कर दिया है और कल का मतदान अंतिम चरण का मतदान 1 तारीख को होने वाला है। ये 57 या 58 सीटों पे है। मैं जिस ठीक है वो तो होगा, लेकिन आप जो कंटिन्यू बातें कर रहे थे शब्द को लेकर, मुजरे शब्द को लेकर, वो बात आप अपनी पूरी कर दीजिए पहले। मुजरे शब्द में प्रधानमंत्री जी ने ना तो किसी राज्य को आहत किया है, ना किसी नेता को आहत किया है। शब्द के चयन में बातचीत के दौरान उन्होंने अगर कोई शब्द कहा है तो इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर भी नहीं है। अपोजिशन के किसी भी मित्र दल को या किसी भी मित्र दल के नेताओं को इसको अपने ऊपर इसलिए लेना नहीं चाहिए कि जो शब्द वो बोलते हैं, जितने अपोजिशन का लीडर है जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग करते, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, या प्रियंका गांधी जी हो, या तेजस्वी यादव जी हो, या अखिलेश यादव जी हो, वो जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वो प्रधानमंत्री का सीधा हमला होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई भी शब्द अगर किया है तो आदरणीय लालू यादव
ठीक है चलिए ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहा है। शान खान जी, नवीन मिश्रा जी कह रहे हैं व्यक्तिगत किसी के लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, एक ग्रुप को लेकर कहा है, गठबंधन को लेकर कहा है, व्यक्तिगत किसी का नाम लिया ही नहीं उन्होंने। हमने किसी पे हमला नहीं किया। ठीक है, शान खान जी। कुछ भी नहीं। देखिए भागीरथ भाई, पिछले 10 वर्षों से देश में जो 2 उद्योगपति मुजरा देख रहे हैं, वो मुजरा 4 तारीख को बंद होने जा रहा है। अब रही बात प्रधानमंत्री जी और भाजपाइयों की, तो इन्होंने तो मानसिक संतुलन खो दिया क्योंकि इनकी सत्ता जा रही है। अब 4 तारीख के बाद इनको उपचार की आवश्यकता है, इनका अच्छे से उपचार किया जाएगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्होंने लूट खसोट की है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो देश को लूटने का काम किया है, इनका उपचार 4 तारीख के बाद बेहतर ढंग से होगा। और ये जो आप दिन में ही सपना देख रहे हैं, दिन में सपना न देखें मित्र, आप दिन में सपना न देखें। आपका दिन में सपना देख रहे हैं, रात का समय आप बेफिक्र रहिए। संतुलन खो दिया है। इतना उपचार का वातावरण करके अपनी पार्टी का हाल देखें आप। भागीरथ भाई ये बोल रहे आप अपनी पार्टी का हाल देखें। इसमें इनको बोला बीच में टोका टोकी ना करें। भागीरथ भाई जी कंटिन्यू कीजिए शान जी। हाँ, दरअसल पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने केवल देश को लूटा खसोटा, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया। किस प्रकार से देश में कोरोना के कुप्रबंधन में लाखों लोगों की जानें गई, उसके बाद टीके के नाम पर किस प्रकार से भाजपा ने टीका कंपनी से चंदा खाकर लोगों को जहरीला टीका लगवाया। देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, देश पर कर्ज बढ़ा। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल साबित हुई है। इन्हीं विफलताओं से बचने के लिए, अपनी हार को सामने देखकर ये भाजपाई बौखला चुके हैं और इसीलिए इन्होंने भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी आप शुरुआत से देखिए, कभी मछली की बात कर रहे हैं, कभी मीट की बात कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं भैंस खोल ले जाएंगे, फिर अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कहते हैं नहीं मैं तो मुस्लिम विरोधी नहीं हूं और ईद में हमारे वहां भोजन नहीं बनता था और मुसलमान जो भोजन भेजते थे वही हम लोग खाते थे, और उसके बाद फिर से उसी पे उतारू हो जाते हैं। तो कुल मिला के इन लोगों ने मानसिक संतुलन खो दिया है। ये क्या बोलते हैं, देश इनको अब सुनना भी नहीं चाहती है। इनको जो बोलना है बोले। 4 तारीख के बाद जनता इनका अच्छे से उपचार करने जा रही है। ठीक है, मुझे लगता है 4 तारीख रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन उसके पहले जो घमासान मचा हुआ है उसी के ऊपर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आरपी राजन जी, देखिए जिस तरह से आप लोग का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, अगर केंद्र में सरकार बनाना है तो यहां पर आपको मजबूती के साथ यहां पर सीटें जीतनी होगी। लेकिन जिस तरह से पहले आप लोग ने आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इसको इस तरह से काउंटर कर रही है कि आप लोग को शायद डिफेंड होना पड़ रहा है और उस बीच में इस तरह के शब्द निकाल के, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर शब्द के ऊपर चर्चा होगी तो यह भी चर्चा होती कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है। अगर किस संदर्भ के अगर वो मैसेज जनता तक पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है शायद ज्यादा और बेहतर स्थिति होती है कि हमको कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचानी है। शब्द को लेकर विरोध जरूर हो सकता है, लेकिन संदर्भ यहां पर सीधी तरह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर था कि आप लोग एक वर्ग को खुश करने के लिए एक वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब किसी शब्द पर चर्चा होगी तो संदर्भ पर भी चर्चा होगी। संदर्भ क्या रहा है, क्या संदर्भ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। भागीरथ जी, हम लोग किस समाज में रह रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये संस्कार रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतनी सतही भाषा, इतना स्तरहीन भाषा, हम जिस परिवेश में समाज में जीते हैं ना भागीरथ जी, वहां बड़ों के सामने जहाँ 4 सीनियर बड़े वरिष्ठ लोग बैठे होते हैं, वहां पर मुजरा शब्द भी बोलना हम लोगों को अपमानित लगता है कि गलत शब्द होगा, बड़ों के सामने हम लोग मुजरा नहीं बोलते। तो देश का प्रधानमंत्री अगर मुजरा बोलता है, देश का प्रधानमंत्री किस संदर्भ में मुजरा बोलता है, शब्दों का चयन देश का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता कि ये पार्लियामेंट्री होगा कि अनपार्लियामेंट्री होगा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता हूँ पार्लियामेंट्री है कि अनपार्लियामेंट्री है, तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे पार्लियामेंट्री है या अनपार्लियामेंट्री शब्द है। मुजरा जैसा शब्द, इतनी सतही भाषा देश के प्रधानमंत्री की हो जाए तो मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा और निश्चित तौर पर कि ये भाषा बता रही है ये हार की हताशा है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है शुरू से लेकर के। कभी आप मुजरा कहते हो, कभी मंगलसूत्र कहते हो, कभी भैंस खोल ले जाएंगे, कभी आपका सोना लेके चले जाएंगे। आप मुद्दों पर नहीं बात करते। बात आई अगर संदर्भ की, जिस संदर्भ की आपने बात की, बात आपने की अगर इन्होंने आरक्षण को लेकर के बात अगर कही तो निजीकरण करके जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करके क्या किया जा रहा है, क्या किसी से छिपा है क्या इस देश में, तो सब देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। अब आकर के विपक्ष कि उस पे मजबूर हो गए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि जनता के सवालों के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया पूरे जनता के सवालों के साथ खड़ा था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी मजबूरी में आए हैं जनता के सवालों के साथ, अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
क्या 4 साल का रोजगार, 4 साल का अग्निवीर चाहिए युवा को? वो युवा जो अग्निवीर के लिए जब उसकी माँ 2:30 बजे रात में उसको खाना बना करके पैक करके देती है कि बेटा जा रहा है तैयारी करने के लिए, वोट की तैयारी करने के लिए, इसलिए नहीं जा रहा कि 4 साल की नौकरी आ 4 साल बाद वो आगे बेरोजगार होकर घर में बैठेगा। तो ये मुद्दे, देश का युवा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हो चुका है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है। महंगाई की स्थिति सदन में बैठ करके, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही, यहां वहां की बात हो रही है, लेकिन ठीक है अपूर्व जी, जिस तरह से आरपी राजन जी कह रहे हैं मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, भले हम जिन शब्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो बाकी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा आप लोग की तरफ से उठाया जा रहा है, इंडी गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है कि अगर 400 पार हो गई बीजेपी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इसी को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और कहीं ना कहीं आक्रामक दिखाई दे रही है बीजेपी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण उसमें से एक बड़ा हिस्सा आप खास वर्गों को देंगे। और हाँ भले ठीक है, इन शब्दों को लेकर मुझे लगता है डिबेट जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा जरूर है जिसके साथ ही शब्द जोड़ा जा रहा है। ये हार की बौखलाहट है। जब कोई हार रहा होता है तो अपनी शब्दों की जो मर्यादा होती है उसको खोना शुरू कर देता है। मैं कुछ और शब्द यहाँ पे रखना चाहूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा कहे गए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और यहां तक कि हमारे मुख्यमंत्री को बदनसीब कह देना, और भी बहुत से शब्द हैं। मैं ओपन डिबेट में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हमारी परवरिश इस तरीके की नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम चौथी पास नहीं हैं। दूसरी बात, मैं नवीन जी से कहना चाहूंगा कि वो इन शब्दों के ऊपर कोई स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी वो नहीं, नवीन जी बोल रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं की, उन्होंने एक गठबंधन की बात की है, व्यक्ति की बात ही नहीं की। देखिए भागीरथ, मुजरा शब्द के ऊपर नवीन जी ने स्पष्टीकरण दिया कि वह शब्द किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी वह किसको कह रहे हैं? वह दिल्ली और पंजाब की जनता को पाकिस्तानी और खालिस्तानी कह रहे हैं? भैया, जो सिख सरहद पे देश की रक्षा के लिए शहादत दे रहा है, क्या वह उसे खालिस्तानी कह रहे हैं? किस मुंह से वह वोट मांगने पंजाब के अंदर जाएंगे? कल तो अमित शाह जी ने भी लुधियाना के अंदर खुले मंच पे कह दिया कि भैया पंजाब वालों, 4 जून के बाद भगवंत मान की सरकार हम गिराने जा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में छेड़छाड़ करी, तो ये अपनी प्रवृत्ति को खुले मन से बता रहे हैं, खुले मन से दर्शकों को, आम जनता को ये बता रहे हैं कि भैया हम 4 जून को जा रहे हैं। तो ये जो अपनी असली रंगत, अपना जो असली रंग है, वह जनता के आगे दिखा रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भैया भगवा कपड़े पहन के, नवीन भाई, भगवा कपड़ा पहन के टीवी पे बैठने से आदमी साफ सुथरा धुला हुआ नहीं हो जाता। आपके प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के लिए वरदान मांग रहे हैं, उस पर कोई स्पष्टीकरण, सफाई अभी तक नहीं दी। मुख्यमंत्री ने कर्नाटका के 2 बार चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिख दी है कि भैया पासपोर्ट प्रज्वल रेवन्ना का। बहुत सारे मुद्दे उठाए, हालांकि अब रेवन्ना की बात कर रहे हैं तो बीजेपी इसको काउंटर करते हुए कहती है कि आप मालीवाल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तमाम मुद्दे, ठीक है, बहुत सारे तमाम मुद्दे। मैं आऊंगा आपके पास संजय जी, आपको मेरे पास स्पष्टीकरण दे दिया है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है, हमारे पास से विभव जो है वह जांच का सामना कर रहे हैं, और हमने वीडियो जारी कर दिया है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने घटिया स्तर पे, अब हमारे जब विधायकों को नहीं तोड़ पा रही है तो हमारे नेताओं को अरविंद केजरीवाल जी के आवास तक हमला करने भेज रही है भैया, आरोप लगाने भेज रही है। ठीक है संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन मोदी जी ये बात जान लें कि 4 जून के बाद, ठीक है संजय जी, देखिए जिस तरह से मोदी की तरफ से ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया और साथ में आप लोग की पार्टी को खास इंगित किया गया, उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिहारियों के अपमान का बदला कांग्रेस से ले सके। जो इस संदर्भ इस्तेमाल किया गया, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस समय आपकी पार्टी को खास इंगित किया गया। देखिए भागीरथ जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह हताशा में चले गए। 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, केंद्र से एनडीए के सरकार की विदाई का रिजल्ट होने जा रहा है, और केंद्र में हम लोग इंडिया महागठबंधन वाले सरकार बनाने। तो प्रधानमंत्री की भाषा और परिस्थिति पर अब मुझे तरस आता है। और हमारे नेता तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी युवा हैं, ऊर्जावान हैं,
और A to Z समाज को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, उसके पास विजन भी है और नौकरी देने का एक जज्बा भी है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव। यही वजह है कि एक अकेला तेजस्वी यादव पूरे एनडीए के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि बार बार प्रधानमंत्री जी को बिहार आना पड़ रहा है। हमारे नेता की इतनी ताकत है। हमारा जो पार्टी है आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट के साथ जो गठबंधन है, पूरी तरह A to Z के समीकरण के साथ राजनीति हम कर रहे हैं। और बिहार की स्थिति तो आप जान लें कि बिहार में बीजेपी वाले, जदयू वाले और एलजेपी रामविलास जी की पार्टी तीनों एक दूसरे को हराने में लगे, तीनों एक दूसरे के हराने में लगे हुए हैं। नीतीश जी तो सेंसलेस हो गए हैं। कभी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बना के गुजरात भेजने की बात करते हैं, कभी 400 के बदले 4000 सीट दिलाने की बात करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी हताशा में है, सरकार जाने के डर से वो भाषाई मर्यादा को लांघ गए हैं। कभी मुजरे की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। अरे साहब, इस देश का प्रधानमंत्री का स्तर बनाए रखने की जिम्मेवारी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए। आप रोजगार की बात कीजिए ना, आप औद्योगिकरण की बात कीजिए ना, आप महंगाई की बात कीजिए ना। कहाँ गया आप महंगाई कितनी बढ़ गई? जो सिलेंडर हमारे यूपीए सरकार में 500 रुपये में मिलता था, आज 1000 से ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे पहले और आज क्या है? आपने 15 लाख रुपया हर एक के खाता में देने का बात किया था, बाद में आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि ये तो बड़ा जुमला है। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी 2-3 मुद्दों पर राजनीति कर रही है और वो कहती है कि दूसरी पार्टी परिवारवाद की पोषक है, भ्रष्टाचार की पोषक है। मैं इन दोनों चीज पर आता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, सारे के सारे आज उसके लड़के लड़की चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल जी हिमाचल में मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह के बेटा, अमित शाह का बेटा ही बीसीसीआई बोर्ड का चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी हो गया। तो परिवारवाद बातें कर रहे हैं, भाषा बात करते हैं, लेकिन और खुद अपने परिवार को चुनाव लड़ाते हैं। अब आते ये भ्रष्टाचार से। ठीक है, ये तमाम मुद्दे ये दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। खास कर बीजेपी परिवारवाद की बात तो करती है, लेकिन एहतेशाम उल हक जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का 2-3 चीज है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आप चले आइए भ्रष्टाचार पर भागीरथी। इस देश में जिस किसी भी पार्टी में भ्रष्ट नेता थे, जिस पर भाजपा वाले आरोप लगाते थे, जेल भेजने की बात करते थे, तमाम पार्टी के भ्रष्ट नेता आज भाजपा के अंदर है। तो ये भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? परिवारवाद की बात किस मुंह से करते हैं? जो मुद्दे हैं इस देश की जनता के हित में, युवाओं को रोजगार के हित में, ठीक है, देखिए हर पार्टी अपने अपने मुद्दे जनता के बीच में रख रही है। कौन से मुद्दे जनता को कन्विंस करते हैं 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन एहतेशाम उल हक जी, देखिए ठीक है, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास। समय है अभी हमारे पास। मेरी एक बात सुन लीजिए जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी वही नहीं चाहते हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। चलिए, मुझे लगता है कि एक अलग यहाँ पर स्टैंड देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से केजरीवाल भी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है एहतेशाम उल हक जी, देखिए और मैं आपको बता दूं, नहीं ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, उसको रखिए, संभाल के रखिए। मैं आऊंगा आपके पास, जब दोबारा आऊंगा उस वक्त आप कहिएगा बात, ठीक है ना, संभाल के रखिए आप। ठीक है एहतेशाम उल हक जी, देखिए जिस तरह से आरक्षण को लेकर यहाँ पर जिन संदर्भों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अगर देखेंगे तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इसका असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहुत सारी जो भर्तियां थी उसको यहाँ पर निरस्त किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, इसको लेकर बीजेपी बिल्कुल मुखर है और ये लगातार कह रही है कि एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है आप एक वर्ग विशेष को दे रहे हैं, आप एक धर्म विशेष को दे रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। पहले तो एक वर्ग विशेष कहा जाता, लेकिन अब सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं, मुसलमानों को आप लोग दे रहे हैं इंडी गठबंधन, और इस शब्द का इस्तेमाल भी किया गया कि उनके सामने जाकर आप इस तरह की आप चीजें कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसका असर पश्चिम बंगाल में यहां पर जिस तरह से माहौल है यहां पर ज्यादा सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल भी उसमें शामिल है। सबसे पहले जितने भी पैनलिस्ट है मैं उनको नमस्कार करता हूं, और आपने जिस तरह से अभी सवाल जिस पे डिबेट हो रहा कि मर्यादा का, हमारे प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी जो अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा, इस तरह के वो जो वाणी बोल रहे हैं, हमको लगता है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं, साधारण कोई रास्ते का एक टिपोरी है, जो इस तरह से जो मुजरा शब्द का लालटेन दिखला करके जो उन्होंने
प्रयोग किया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी इस तरह के पद पर बैठे हुए इस तरह का वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम समझते हैं पूरे 140 करोड़ देश के जनता से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि एक बैठा हुआ प्रधानमंत्री इतना बड़ा चेयर पर जिसमें 140 करोड़ देश की जनता का भार है और वो इस तरह का मतलब जो अपने अपोजिशन पार्टियों को इस तरह का नीच दिखलाना और इस तरह का छोटा करना, तो ये कहीं न कहीं हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है उनका अपमान है। ये आम नागरिक का या तेजस्वी जी का या फिर हमारे कोई भी विपक्षी पार्टी का अपमान नहीं हुआ। ये अपमान जो है एक पढ़े लिखे ये जो है अपमान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का हुआ है या भारतीय जनता पार्टी का अपमान हुआ। मैं भागीरथ जी मुझे बोलने में कोई भी संकोच नहीं है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं तो भाई क्या हूँ, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। जो देखिए जो अपने उस्ताद लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं हुआ, जो हमारे अटल जी का नहीं हुआ, जो मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, जो समझ लिए अभी आरएसएस जो इस पार्टी को जन्म दिया सपोर्ट किया उसका नहीं हुआ, तो ये समझ लिए 140 करोड़ की जनता की कहां से होगी। हमें लगता है कि ये ठीक है, लेकिन एहतेशाम जी 2019 में दोबारा फिर से चुनकर आए वो, और हालांकि मैंने शुरू में कहा कि जो कहते हैं उनकी बात लोग सुनते जरूर हैं, इस शब्दों पर हो सकता है तरह तरह की रिएक्शन हो, लेकिन 2019 में फिर से दोबारा चुनकर आए। 4 जून को आ रहा है, ये 4 जून 4 खाने चीट हो जाएंगे। मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं, मोदी जी की दिमाग संतुलित नहीं है। वो तरह तरह की वाणी वो अपने जो है अपोजिशन पार्टियों पर वो प्रहार कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा समझ लिए, ये लोकतंत्र में हमारा इतना जबरदस्त तरीके से हमारा प्रेम्बल है, हमारा इतना तरीके से, लेकिन मर्यादा का कहीं नहीं है। ठीक है, लेकिन नवीन जी कह रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मुझे ममता बनर्जी का वो बयान याद है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उन्होंने कहा था नड्डा फड्डा। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, ये बयान हमने कहीं न कहीं हमारे देखिए मिश्रा जी बहुत सारे बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बैठते मतलब इस तरह का बात कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं, जो कि मेरे पार्टी ऐसे है, मेरी पार्टी वैसे। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है। हमारे देश के कोई भी ऐसे लोग नहीं है जिनको मोदी जी ठगे नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है। 1 जून को जो हमारे 7वें फेज का इलेक्शन होने जा रहा है, हम समझते हैं कि ये भारत के जनहित में होगा, लोग के हित में होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन देखिए मुझे लगता है ये होता है। ठीक है श्रीवास्तव सर, देखिए ये होता है कि अक्सर आप ठीक है एहतेशाम जाऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है बिल्कुल 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा जनता किसके साथ है। समय है, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री जी को झोला उठा करके चले जाना होगा। ये 140 करोड़ ठीक है, मुझे लगता है हमारे से कुछ दिन बाकी है। ठीक है, दावे कितने सच साबित होंगे 4 जून को समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए श्रीवास्तव जी, अक्सर ऐसी होता है कि ऐसा नहीं कि बयान इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ एक पार्टी की तरफ से आता है, ऐसे बहुत सारे बयान है। हमने देखा 2014 के आसपास मणिशंकर अय्यर का बयान जो सामने आया था, उसको लेकर चाय पर चर्चा जो शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं उसका 2014 में बड़ा असर था। 2019 में भी ऐसे बहुत सारे बयान थे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सब तरफ से आता है। अगर आप सीधे डायरेक्ट उन नेताओं से पूछें, जिससे मैंने अभी एहतेशाम जी से कहा कि नड्डा फड्डा, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, दूसरे पार्टी के लोगों पर कहा। लेकिन क्या वाकई इस तरह के जो शब्द होते हैं ये लोगों को कुछ असर कर पाते हैं, या फिर मुद्दे के साथ जनता चाहती है कि मुद्दा किस लिए बोला? क्योंकि देखिए आजकल मोबाइल का जमाना है, इस तरह की वीडियोस आजकल लोग देखते हैं, इस तरह के शब्द इसमें देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों को लगता है लोगों को कुछ असर पड़ेगा, कि कुछ नेगेटिव जा सकता है बीजेपी के लिए, या फिर सीधे मुद्दे के ऊपर जाए कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही? नहीं, देखिए भागीरथ जी, बयानों का तो असर होता है, खास करके राजनेताओं के। निश्चित रूप से उन बयानों का कहीं न कहीं अर्थ निकलता है। आप 2014 के चुनाव को देखिए, उस समय आपने देखा होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से बयान आए, और उसके पहले भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने भी एक बयान दिया था, जिसका असर जनता के ऊपर जरूर आया था। और प्रधानमंत्री जी ने उस बयान को लेकर के बड़ी सफाई से जनता से कनेक्ट कर दिया, तो असर तो पड़ता है। अब रही बात है कि विपक्ष के अलावा भी सत्ता पक्ष में अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से बयान देता है, तो उसका भी कहीं न कहीं असर तो होता ही है। विपक्ष उसको किस तरह से परोसता है। प्रधानमंत्री जी की तुलना में हमको लगता है विपक्ष जो है बड़ी सफाई से, उतनी सफाई से जनता को कनेक्ट
अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा है कि जब भी कोई वार होता है तो पलटवार विपक्ष जरूर कर रहा है, चाहे राहुल गांधी कर रहे हो, प्रियंका गांधी कर रहे हो, खड़गे जी कर रहे हो, या अन्य नेता या अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उस बयानों पर आ जाते हैं और उसका कहीं न कहीं उस पर पलटवार आता है। तो ऐसा नहीं है कि बयानों का असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये बात सच है कि पहले चरण के चुनाव के बाद से हमें लगता है कि मुद्दों पर कोई बात बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है। आ जरूर रही है, लेकिन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा बात न होकर के बयानों पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ है। हम ये नहीं कहते कि कौन सी पार्टी कितने दावे करती, कौन घर जाएगा, कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा चुनाव के बाद, जब रिजल्ट जब आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मैंने फिर वही कहा कि इन बयानों का अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है या उनका संदर्भ क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि जब भी ऐसे कोई बयान आते हैं तो जो विभिन्न दलों के नेता हैं, सारे लोग उस पर जिनको लेकर के बयान दिया जाता है वो उस पर उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं चुनाव का एक अहम हिस्सा है और रहेगा भी। यही नहीं, आने वाले चुनाव में भी एक हिस्सा बनेगा। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस को लेकर के, सोनिया गांधी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी बहुत सारे बयान आए। इन सब बयानों के मायने हैं और जनता पर जरूर कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में अगर मुद्दे गायब हो रहे हैं तो हमको लगता है कि बयानों से ज़्यादा जनता मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बिल्कुल, और देखना होगा क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन नवीन जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से 2014 में हमने देखा, 2019 में देखा, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो नरेंद्र मोदी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई थी उसका नुकसान देखने को जरूर मिला था। इसलिए इस बार अगर देखें, अगर हम 3-4 महीने पहले की कोई बात अगर छोड़ दें जिसमें जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से रावण शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन उसके बाद से अगर देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष बचता है नरेंद्र मोदी को लेकर डायरेक्ट टिप्पणी करने से। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेता खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं कुछ इस तरह से बयानों को बोलकर। हमने देखा बहुत सारे बीजेपी नेताओं के बयान सामने आए और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। इस बार विपक्ष तो बच रहा है कुछ शब्दों को लेकर, डायरेक्ट हमले करने को लेकर, लेकिन बीजेपी शायद इस बार बच नहीं रही है, या फिर सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी इस बार इतनी आक्रामक दिखाई दे रही है, खासकर नरेंद्र मोदी। कांग्रेस जी, पहले ये बताऊं आपको, हिंदुस्तान के राजनीति को अगर सबसे ज्यादा किसी ने फुहर किया था तो लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी ने किया था। जितने भद्दे शब्द लालू यादव के रीजन में भारत के राजनीति में बोले गए, ना तो भारत के इतिहास में भारत रत्न देने जैसा होगा। और आज के समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ममता बनर्जी, बिल्कुल देखिए, आपने इतिहास की बात की, इसलिए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं कि पहले बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस बार विपक्ष बच रहा है, लेकिन बीजेपी वाले नहीं बच रहे हैं। भागीरथ जी, आप वर्तमान को भविष्य से और के बारे में ही आप बात करेंगे, लेकिन आप इस बात को मैं बार बार स्पष्ट करता हूँ कि वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है। अपोजिशन को मालूम है कि 4 तारीख को इनका क्या होने वाला है। संजय जी मेरे आरजेडी के मित्र बोल रहे थे, मैं इनको शायद नहीं मालूम है कि पिछले बार तो ये 0 की स्थिति में थे, एक केवल किशनगंज में इनके कांग्रेस अलायंस को मिला था। इस बार तो इनकी स्थिति है कि जमानत इनकी नहीं बचने वाली है। लालू जी के परिवार से जो इनके कुनबे और परिवारवाद वाले जो कैंडिडेट सब हैं, ये अपनी जमानत नहीं बचाएंगे, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो या सारण हो। ठीक है, देखिए नवीन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा आत्मविश्वास के कारण कि 10 सालों से बीजेपी सत्ता में, इसलिए जिन शब्दों को लेकर बीजेपी बहुत सतर्कता बरतती थी, क्योंकि देखिए अगर अभी की डिबेट की बात करें, जब पहली बार मैं आपके पास आया था, आपने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा, आपने कल का बच्चा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शायद ज्यादा आत्मविश्वास के कारण इस तरह के शब्द निकलकर सामने आ रहे हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को? आगरा जी, आप मेरी बात को सुने पे, जो बच्चा पढ़ता है उसको अपनी मेहनत पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तमाम हमारे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने, हमारे नीचे संगठन के नीचे से लेकर ऊपर तक हमने देश में काम किया है। हमने देश के लोगों के साथ में भाईचारे की मजबूत की है, हमने सांप्रदायिकता को उखाड़ा है। आपके मेरे मित्र मिश्रा जी बोल रहे थे, हमने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को बेनकाब किया है, हमने बेनकाब किया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की आप जो है अलगाववादियों के साथ साथ खालिस्तानियों के समर्थन से पैसा लेने का काम किया है, इसके 4 तारीख के बाद समझ में आएगा। ये भाषा से प्रधानमंत्री बोल रहे थे, पूरी भारतीय आज जनता मेरे पार्टी सारे मित्र बोल रहे हैं, अरे पहला ले जाना, झोला ले जाना, रिटायर करवाइए, आप बुढ़ापा आ गया है बोल लीजिए, हमारे बोल ले लीजिए। अरे भैया, तो मुझे सुन लीजिए, आप खालिस्तानी के एजेंट बन के देश को तोड़ने का काम करेंगे तो नहीं बख्शेगा हिंदुस्तान।
अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ से ऊपर दलाली किया है खालिस्तानियों का। भारत में राष्ट्रवाद तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने विदेशी शक्तियों से पैसा लिया है और फिर जेल जाएंगे 1 तारीख के बाद में। आप बेफिक्र रहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल ठीक है, मुझे लगता है शायद राजनीति की गर्मी ऐसी है, बाहर का मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन चुनावी गर्मी इतनी शायद इस तरह की चीजें शब्द निकल जाते हैं। क्योंकि अगर अब आपने नोटिस किया होगा, अभी अपूर्व जी ने भी कहीं ना कहीं आवेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बुढ़ापा आ गया। तो मुझे लगता है शांत जी देखिए, इस तरह के शब्द मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद राजनीतिक गर्मी में निकल जाते हैं। इसका असर कितना होगा 4 जून को समझ आएगा। ठीक है, ठीक है नवीन जी ठीक है, समय मेरे पास कम है। देखिए राजनीति में आवेश में बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं और आप लोग की पार्टियों के नेताओं की तरफ से इस तरह के बहुत सारे शब्द निकले। ठीक है नवीन जी, आप मुझे पूछेंगे जवाब तो दे देंगे। ठीक है मेरे पास समय कम है। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे लगता है एक तरफ विपक्ष बहुत ज्यादा है और आप कम है सत्ता पक्ष की तरफ से। ठीक है, जवाब दे दीजिए, लेकिन संक्षेप में। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिकता फैला रही है और हमने बार बार कहा है कि हम मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हैं। हम धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर कोई आरक्षण नहीं देने जा रहे हैं। ओबीसी के नाम पे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, जिससे अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी। ठीक है नवीन जी, आप बहुत अति उत्साहित में बहुत ज्यादा आगे कैमरे के पास। आपका सिर्फ जो है मुखी दिख पा रहा है, उसमें पूरा चेहरा आपका नहीं आ पा रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें अभी आप कह रहे हैं, इस तरह की बातें सभी चुनावी भाषण में हम सुन रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। ठीक है नवीन जी, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। ठीक है, समय मेरे पास कम है। भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। ठीक है नवीन जी, आपने जवाब दे दिया, समय मेरे पास कम है। शान जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से मैं कह रहा था कि 2014 से बहुत सारे ऐसे बयान थे जहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है, तो कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच समझकर एक कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए थे सभी नेताओं की इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें जिससे बीजेपी को फायदा हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से चुनाव हुआ है तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, हो रहा है लेकिन कम दिखाई दे रहा है। ठीक है नवीन जी, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। वो आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस के मेरे मित्र आप चिंता न करें। ठीक है, समय नहीं। शान जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप बोलिए। शान जी, देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, 4 जून में ज्यादा समय नहीं नवीन जी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है शान जी, टीएमसी के प्रवक्ता हो, आप लोग एकदम चिंता न अपने राज्य में शांति से आप लोग राजित करिए। ठीक है नवीन जी, यहाँ थोड़ा शांत हो जाइए, अभी थोड़ा यहाँ शांत हो जाइए, समय मेरे पास कम है। शान जी, को बढ़ावा देंगे, जेल जाएंगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, जेल जाएंगे, हर में बुला करके महिलाओं को मार रहे हैं। शान जी आप रुकिए मत, समय नहीं है मेरे पास, आप अपनी बात रखिए। आप शर्म नहीं आती, ये समय बर्बाद कर रहे हैं। भागीरथ भाई, नवीन भाई को म्यूट करो। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप समय आप बर्बाद कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन के जवाब तो भागीरथ लेंगे मुझसे। नहीं नवीन जी, आपने जवाब दे दिया, आपका जवाब आ गया, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं सबके पास थोड़ा जा रहा हूं, आखिरी में समय नहीं है मेरे पास। शान जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। देखिए भागीरथ भाई, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने भाजपा की विफलताओं को उठाया और जनता को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करवाया कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने केवल जनता को छला और ठगा है। हर मोर्चे पर भाई 400 पार। चुप हो जाओ भाई साहब, बौखला क्यों रहो इतना? भागीरथ भाई को म्यूट करो। शान जी आप अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, आप रुकिए मत, आप पूरी बात कीजिए। कुछ चाह रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। शान जी व्यक्तिगत नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये उनके टी शर्ट देख के शायद कह रहे हैं। मैं क्या करूं? ये टी शर्ट भारतीय संस्कृति का पहचान है, ये आतंकवाद का पहचान नहीं है, ये राष्ट्रवाद का कलर है, ये राष्ट्रवाद का, ये भारतीय भारतीय संस्कृति का है। ये समय की बर्बादी। शान जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नवीन जी थोड़ा सा रुक जाते हैं, आपकी बात ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आपके सामने बहुत सारे पहले जो विपक्षी पार्टियों के, मैं समझ सकता हूं बहुत सारी बातें आपके पास कहने के लिए होंगी, समझ सकता हूं, लेकिन समय मेरे पास थोड़ा कम है, मैं सबके पास जाना चाहूंगा। ठीक है शान जी बात कंप्लीट कीजिए, व्यक्तिगत नहीं प्लीज। मैं कहा व्यक्तिगत कर रहा हूं, ये बार बार कूद रहे तो मुझे बोलना पड़ा ना। नहीं ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने जो वचन देश की जनता से किए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार वाला वचन रहा हो, चाहे 15 लाख वाला वचन रहा हो, चाहे स्मार्ट सिटी वाला वचन रहा हो, चाहे किसानों की आय संजय जी आऊंगा आपके पास, चाहे काला धन लाने का वचन रहा हो, ऐसे तमाम वचन झूठे साबित हुए। ये अपने वचनों को नहीं कर पाए
और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने जितनी मजबूती से इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस प्रकार से ये 400 सीटें लाकर संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उसको विपक्ष ने उजागर किया और कहीं ना कहीं राजन जी आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। इसीलिए इन प्रकार से ये मुद्दों को भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसे फिजूल के मुद्दे उठा रहे हैं। मैं समझता हूं 4 तारीख को भाजपा का ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मुद्दा तो जेन्युइन है जिसको लेकर बीजेपी घेर रही है। हम शब्दों को लेकर बात करें, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आरपी राजनीति देखिए, अगर हम बयानों की बात करें तो आपकी नेता की तरफ से, आपकी जो नेत्री थी, वोट जिहाद करो, मरियम आलम खान, उनकी तरफ से भी इस तरह की, मैंने कहा ना कि हर पार्टियों की तरफ से बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, आ रहे हैं। लेकिन जब आप उन पार्टियों के नेताओं से बात करेंगे तो अपने नेताओं के बयान को साइड कर देंगे, दूसरे पार्टी के नेताओं पर ज्यादा जोर रहता है। इसमें कोई शक नहीं, उनकी मजबूरी जरूर रहती है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए, यहां पर जो बयानों का जोर है, लेकिन बयानों के साथ तो मुद्दे भी हैं। अब जनता किसको चुनेगी तो देखने वाली बात होगी, बयानों को, मुद्दों को या शब्दों को। भागीरथ जी, आपने जैसे कहा, मैं जवाब दूंगा आपके सवालों को। आपने जैसे मेरे नेता का नाम लिया, जिहाद की बात कहा, क्योंकि हम लोग और बैठे पे चर्चा कर चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जिहाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना, मेहनत करना, सही चीज के लिए लड़ाई लड़ना। आतंकवाद भी जिहाद है ना, आतंकवाद भी जिहाद है, सांप्रदायिक का भी जिहाद है। बनी हुई सरकार है, उसके खिलाफ वोट करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है, जिहाद की जरूरत है, अपने मतदाताओं को बताने की जरूरत है, अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की बात करें। जिहाद भाई राजन भाई, हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। मिश्रा जी किसी को बोलने दो भाई, आप ही बोल लो। नवीन जी ने इसी डिबेट में कहा, तेजस्वी जी को बच्चा कहा। आप बताइए, वो एक राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और नेता विरोधी दल है, उनको ये बच्चा कह के समर्थित करने की बात करते हैं। तीसरी चीज, एक जो बड़ी डिबेट जिस पर बहस हो रही है कि उसके पीछे क्या हो सकता है, शब्दों पर न जाएं, शब्द के पास पीछे कहानी क्या है, जब शब्द के उद्देश्य क्या हो सकता है। आरक्षण बच्चा नहीं था, आप समझ नहीं पाए मेरी बात को, मैंने बच्चा नहीं था। आरक्षण को खत्म करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से आरक्षण का डाका डालने का काम, पिछड़ों के साथ डाका डालने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट की कि जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ घोटाला किया गया, आरक्षण चोरी की गई। ये आरक्षण चोरी करने वाले लोग आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इंडिया पूरे जो है मुद्दों के साथ बात करती है। हम लोग तो मुद्दों के साथ लगातार महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण और पीडीए के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, आपके मुद्दे कहां तक जाते देखना होगा, लेकिन ठीक है, समय का। अपूर्व जी देखिए, जिस तरह से आप नवीन मिश्रा जी की टी शर्ट के कलर को लेकर आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे इस टी शर्ट के कलर को देख के, मुझे लगता है शायद आपकी बातों का विरोध कर सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने कहा ना कि पारा तो गर्म है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी कहीं ना कहीं आवेश में निकल जाती है। ठीक है, अपूर्व जी, अपने लास्ट कमेंट। बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को रंगों के अंदर बांटने का काम किया है। भारत के तिरंगे के अंदर नहीं, अभी तो रंग इंगित करके आपने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जो टी शर्ट पहन कर आया है वो जिस रंग की, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ टी शर्ट कहा, मैंने किसी तरह के शब्द का मुझे नहीं लगता। ठीक है, देखिए, मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है। आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर आप सोचे कि जनता बेवकूफ है, मुझे लगता है जनता सब समझदार है, जनता सब समझती है। ठीक है, लास्ट कमेंट आपका। सर जनता सब समझ रही है, जनता मुजरे वाला कमेंट भी देख रही है, और जनता 4 जून के बाद देखेगी कि देश के बाहर कौन मुजरा करने भाग रहा है। और याद रखें, चौकीदार चोर है, चौकीदार का झोला देश छोड़ते टाइम हम लोग चेक जरूर करेंगे। उसके अंदर जितना भी पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैमों के माध्यम से इन्होंने खाया है, सारा पैसा देश का हम लोग वापिस उनसे खींचने का काम करेंगे, और विदेश नहीं भागने देंगे उनके भाई ललित मोदी और नीरव मोदी की तरह। तिहाड़ में गिलास कमरा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए रखा जाएगा, और वहां से वो अपनी जुमलेबाजी समय पे देश चिंता न करें, और राष्ट्रपति भवन में होंगे 4 तारीख। ठीक है, आपने फिर से चौकीदार चोर की बात। संजय जी देखिए, ये वो शब्द है जिसको लेकर पिछले बार चुनाव 2019 में बड़ा शोर मचा था, इसको लेकर ये मामला कोर्ट तक भी गया था, और कहीं ना कुछ इसमें जो इसमें फैसला आया था वो बीजेपी के समर्थन में था। लेकिन क्या मैं वही कह रहा हूँ कि चुनावी पारा गर्म है, इसलिए राजनीति का पारा भी गर्म होते जा रहा है शब्दों के साथ साथ। संजय जी, लास्ट कमेंट आपका। चुनावी पारा की मैं बात को नजरअंदाज कर जाता हूँ, भाषाई मर्यादा को भी नजरअंदाज कर जाता हूँ।
मैं आपको एक बात याद देना चाहता हूं भागीरथ, अभी भी वर्तमान में एनडीए के सहयोगी और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए मात्र 70 सीट हराने की आवश्यकता है, घटाने की आवश्यकता है। तो मैं वो उनकी बात का समर्थन करता हूं। इस चुनाव में एनडीए लगभग 100 सीट नीचे जा रही है, तो इसकी सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। मैं मिनिमम की अगर आपके आंकड़ों में चले तो 400 पार की बात कर रहे हैं, या 400 में से अगर आप 100 घटाएंगे तो 300। संजय भाई जी आरजेडी का ये अभी वर्तमान में इसका एनडीए का कितना सीट है? ठीक है, 350 के आसपास है, आप उसके हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि हर बार अलग अलग दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, बात कंप्लीट की, समय कम है मेरे पास। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। बिहार में 40 सीट है, मैं निम्नतम की बात करता हूं तो 10 सीट बिहार में, मैं निम्नतम की, जबकि मैं 25 के आसपास पहले बोलते रहा। 10 सीट बिहार से ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 80 से 10 ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये आंकड़े तो हैं, और इसी आंकड़ों को अपने फेवर में करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। थोड़े आक्रामकता जरूर है, लेकिन आक्रामकता दिखाई दे रही है सब तरफ से, और उसमें बीच में शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। संक्षेप में आप भागीरथ जी, अपोजिशन के मैथ बहुत कमजोर है, पंजाब में अपोजिशन के मैथ बहुत कमजोर है। झारखंड में 14 है, 10 सीट वहां ले लीजिए। महाराष्ट्र में 48 सीट है, 20 सीट वहां ले लीजिए। राजस्थान में 25 सीट है, वहां 10 सीट। इसी राज्य को मिलाकर के 70 सीट बीजेपी नीचे जा रही है। ठीक है, देखिए सीट, मुझे लगता है सीट का ही खेल है। ठीक है एहतेशाम जी, देखिए सीट का ही खेल है, हर कोई चाहता है उसके हिस्से में ज्यादा से ज्यादा सीट। ठीक है, मेरे पास समय कम है, माफी चाहूंगा संजय जी, माफी चाहूंगा। देखिए सीट का ही खेल है, इसलिए इस तरह के आवेश में आकर शब्द निकल जाते हैं और जाके कोई ना कोई हर पार्टी की तरफ से निकल रहे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए करता हूं कि ठीक है, आपने आंकड़े बता दी संजय जी। नहीं आने जा रही इंडिया हमारे बनेगी बैठे हुए हैं दावे के साथ। हमारे मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात कहे अभी पूरे पैनलिस्ट के मौजूदगी में कि 4 जून को मोदी जी झोला उठा रहे हैं। मैं उनकी इस बात की सम्मान करता हूं, अपने जुबान से एक्सेप्ट कर लिए कि 4 जून को मोदी जी जो है झोला उठा रहे हैं। ये मैं आपका भव्य स्वागत करता हूं ऐसी शब्द का। नवीन जी को पहले से मालूमात हो गई है कि 4 जून को जो है। ठीक है, मुझे लगता है दावा देख लें कौन सा। ठीक है, एक अहम सवाल श्रीवास्तव सर। ठीक है, समय मेरे पास है श्रीवास्तव सर। ठीक है, मेरी पार्टी की ओर से मैं बधाई देता हूं। ठीक है, आप बधाई दे रहे हैं, स्वागत करें। मुझे लगता है थोड़ा सा संभाल लीजिए, 4 जून अभी बाकी है। श्रीवास्तव सर, देखिए यहाँ पर क्या पीएम मोदी और बीजेपी नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी नेता भी है और प्रधानमंत्री भी है, क्या अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव का चल रहा है, तो क्या वो एक बीजेपी नेता के रूप में यहां पर है, इसलिए इस तरह के आक्रामक शब्द का इस्तेमाल यहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी नेता के रूप में तो है ही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी। और आप जो है भागीरथ जी, इस मामले में सोचने की जरूरत है कि जो भी बयान आ रहे हैं, देखिए पूरा चुनाव जो है देश में मालूम क्या है, मोदी की गारंटी, 400 पार का नारा, ये एनडीए का टोटल जो चुनाव है एक प्रधानमंत्री जी को फोकस करके है। और दूसरी तरफ विपक्ष, अगर दोनों को देखा जाए तो अभी भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी 400 सीटों के लाने की जिम्मेदारी या बहुमत में आने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। तो जो बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से जरूर ध्यान देना होगा। और प्रधानमंत्री जी अभी भी प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो भी बयान आज की डेट में आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की ही ओर से हैं, उसे बीजेपी के नेता नहीं माने। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष अपने ढंग से उसको नैरेटिव सेट कर रहा है और प्रधानमंत्री जी अपने ढंग से। ठीक है, अब किसका नैरेटिव या जनता एक्सेप्ट करती देखने वाली बात होगी। इसका रिजल्ट 4 जून को सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, नवीन मिश्रा जी, शान खान जी, आरपी राजन जी, अपूर्व मिश्रा जी, संजय सिंह यादव जी, एहतेशाम उल हक जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बस आखिरी चरण का यहाँ पर मतदान बाकी है, 57 सीटों पर 1 जून को मतदान हो जाएगा, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उसके पहले जो चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें जिस तरह से बाहर का पारा बढ़ते जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है, और उसी बीच में बयान के कारण और ये चुनाव गर्म होते जा रहा है। लेकिन स्वदेश न्यूज आप सभी से अपील करता है कि 4 जून का रिजल्ट तो आ ही रहा है, लेकिन जहां जहां आपके क्षेत्र में चुनाव है 57 सीटों पर, वहां जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है। इसलिए कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा यहां पर मत प्रतिशत हो, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है और सबके दावे हैं, किसके दावे सच साबित होंगे कुछ ही दिन बाकी है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।